अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, कल हम लोगों ने 11वीं जमात का नया सबक स्टार्ट किया था, हयातियाती सालमात, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। और कल हमने दो बातें यहाँ पर समझे थे कि हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स है, तो बायोमोलिक्यूल्स नॉर्मली हम जिनको कहते हैं वो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है। लेकिन हमने कल ये कोशिश किए थे समझने की, अगर कीमियाई तज्जिया किया जाए तो ये बायोमोलिक्यूल की साख्त कैसे बनी है हमको पता चलेगा। तो हमने कहा कि हमको अगर उसकी साख्त का स्टडी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है और प्लांट है, हम क्या करेंगे, पहले उनका सैंपल लेंगे। सैंपल लेंगे मीन्स उनका कुछ पार्ट लेंगे। उस पार्ट को लेकर हम क्या करेंगे, फिर उसको मॉर्टल पिस्टल की मदद से खूब अच्छी तरह से पीस लेंगे और उसके अंदर क्या मिक्स करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको छानेंगे। छानने की वजह से हमको क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट और रिटेंटेंट। वो रिटेंटेंट जो रहेगा वो सॉलिड मादा रहेगा और जो रिटेंटेंट है वो लिक्विड रहेगा, महलूल रहेगा। तो उसका हमने जब एनालिसिस किया तो हमको मालूम पड़ा कि इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है, बहुत सारे अनासिर है, बहुत सारे मुरक्कबात है। फिर हमको रिटेंटेंट का एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर हमको ये नहीं मालूम कि वहां जो मादे मिले उसमें कितने इनऑर्गेनिक है। तो हमने ऑर्गेनिक तो देखा, उस ऑर्गेनिक के अंदर हमको कुछ इनऑर्गेनिक भी कंपाउंड मिले। फिर हमको और इनऑर्गेनिक मालूम करना है तो हमने क्या किया, उसी सैंपल को लिया, उसको ड्राई किया, उसको जलाया। जलाने के बाद उसके अंदर जो कार्बन थी वो पूरी हमने क्या कर दिया, खत्म। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो भी नामियाती मादे होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन। इसका मतलब कार्बन का जो नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर है, कल भी हमने कहा था कि ये हमेशा ज्यादा होता है। ये किस बेस पे कहा था हमने, एक तरफ तो जो जानदार होते हैं उनके कुछ फ्रैगमेंट्स लिए, प्लस उसका कंपैरिजन हमने किया था जमीन के, सॉइल के साथ। इस बुनियाद पर हमको मालूम पड़ा था कि दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के नंबर एक जैसे हैं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है। ठीक है। इस तरह से हमने, और इसके अलावा जो दूसरे गैर नामियाती अज्जा होते हैं उनका तज्जिया करने के लिए फिर हमने क्या किया कि एक तरफ तो हमने वहां पर ट्राइक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया था, दूसरी जगह हमने उसको ड्राई किया, जला दिया। अब जो राख बची उस राख का इस्तेमाल किया तो मालूम पड़ा कि वहां पर और भी दूसरे अनासिर होते हैं, जिसमें हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह को देखा था। हाँ, वही ऐश जो जल जाता, जो बन जाती राख, है ना। सुफियान को याद है यार, मतलब कल जाके पढ़ाई किया। ठीक ना। उसके बाद हमने कहा कि इसमें एक और चीज जो हमको मालूम पड़ी, वो क्या मालूम पड़ी है कि यहाँ पर जितने भी अनासिर है या जितने भी नामियाती अज्जा है, उनके बीच में उनको एक दूसरे से जोड़ने वाला वो कौन है, फंक्शनल ग्रुप, जिसको हमने कहा तफाली ग्रुप। तो हमने कहा कि वहाँ एरोमेटिक, कीटोन, अल्डिहाइड, ये सारे कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे से वहां पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमको फैटी एसिड, न्यूक्लिक टाइड बेसेस और अमीनो एसिड इस तरह से हमको मालूम पड़ता है। तो हमने कहा कि हमको क्या मालूम पड़ता है कि वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, हयातियाती सालमात मौजूद होते हैं। फिर कल हमने सबसे पहला हयातियाती सालमात जो स्टार्ट किया वो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कौन से दो ग्रुप होते हैं, इमरान? अमीनो एसिड बनाने वाले दो ग्रुप कौन से? अच्छा, अमीनो एसिड के अंदर हमने कहा कि दो फंक्शनल ग्रुप है, वो बताओ। हाँ, और दूसरा अमाइनो ग्रुप। दो चीजें हमने कल कहा था। हमने कहा कि जैसा मीथेन है, मीथेन के अंदर एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप अमीनो एसिड को देखेंगे तो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर उसी की तरह है। फर्क क्या है कि वहां पर हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर दो अलग ग्रुप मौजूद है, एक है अमीनो ग्रुप, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप। और अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पे आके जुड़ते हैं उस कार्बन को हमने क्या नाम दिया था, अल्फा कार्बन। फिर हमने कहा कि अमीनो एसिड के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर हमेशा एक रहेगा अमाइनो ग्रुप, एक रहेगा कार्बोक्सिल ग्रुप। सिर्फ वहां पर चेंज कौन होगा, हाइड्रोजन और आर। तो हमेशा चेंज होता रहेगा आर। आर के अंदर जो जो स्ट्रक्चर आएगा उसके हिसाब से अमीनो एसिड का नाम, अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड का काम क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा।
हाँ ये आर का हमने क्या बोले थे, आर के मामले में हमने कहा था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी कीटोन, कोई भी अल्कीन, ये ग्रुप वहां पर आगे क्या होगा, ऐड होगा। कीटोन नहीं, वहां पर कोई भी अल्कील ग्रुप आकर क्या होगा, ऐड होगा। उसकी बेसिस पे उसके नाम क्या हो गए, चेंज हो गए, है ना। कल हमारी ये बात हुई थी। दूसरा, एक बात और हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल हमने जब यहाँ पर बात की तो हमने कहा कि हमारे पास जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को बनाने वाले टोटल अमीनो एसिड कितने, 21। फिर हमने कहा कि वो 21 अमीनो एसिड के अंदर जो ग्रुप है आर ग्रुप, अगर उस आर ग्रुप पर हाइड्रोजन आए तो उस अमीनो एसिड का नाम क्या पढ़ा था हमने, ग्लाइसिन। वहां पर अगर CH3 ऐड हो जाए तो एलाइनिन, और अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए तो सीरीन। याद आ रहा है। तो कल हमने ये स्ट्रक्चर की बात किए थे ना। हो अब एक और कंसेप्ट है जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पर याद रखना है। उसको कहा जाता है ज्यूटर आयन। क्या बोला जाता है उसको, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन। सर वो जो सर एसिडिक एसिड जो है और वो बेसिलिक एसिड और न्यूट्रल, मतलब ये तीन है, तो सर वो बोल रहा दोनों में दोनों का तजिया बराबर होगा, तो कौन दो सर। वापस से बोलो, तुम किसकी बात करना चाह रहे हैं। सर वो अमाइनो एसिड किसका तजिया, हमने कल जब केमिकल एनालिसिस किए, केमिकल तजिया किए, वो एक अलग पोर्शन हो गया। वो नामियाती गैर नामियाती के मामले में हमने बात किए थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मामले में बात किए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मामले में बात किए थे। फिर अब यहाँ पर जब हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड के मामले में हम क्या बोल रहे हैं, हम अमीनो एसिड के मामले में ये बोल रहे हैं कि वो अमीनो एसिड जिसके पास एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होगा वो रहेंगे बेसिक अमीनो एसिड, जिसके पास एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा वो रहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, और जिनके पास अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों के नंबर बराबर रहेंगे वो रहेगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। बात समझा। वो जो बात आप बोल रहे केमिकल तज्जिया वाली, वो ऊपर के है जिसको हमने एक्सपेरिमेंट में बात किए थे। ठीक है ना। अब हम क्या करें कि यहां पर कुछ और अमीनो एसिड होते हैं। वो कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक। क्या होते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब जिनके पास क्या होती है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। हम आगे देखने वाले हैं स्ट्रक्चर सारे। तो जैसे एक नाम है फिनिल एलानिन। क्या है, फिनिल एलानिन। इसी तरह से एक और नाम अमीनो एसिड का है एरोमेटिक, उसका नाम क्या है, टायरोसिन। और एक अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है, ट्रिप्टोफैन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो अमीनो एसिड है टोटल 21 अमीनो एसिड, उनको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इस तरह से 4। कौन कौन से 4 ग्रुप हो गए, हम एक हो गया बेसिक अमीनो एसिड, दूसरा एसिडिक अमीनो एसिड, तीसरा न्यूट्रल। तीसरा कौन सा हो गया, न्यूट्रल अमीनो एसिड। और चौथा कौन आ गया, एरोमेटिक। कौन आ गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आपने याद रखना है कि जो 21 अमीनो एसिड है उनको 4 ग्रुप में आपने डिवाइड करे। अगर अमीनो ग्रुप है NH3 वाला ग्रुप अगर एक्स्ट्रा है तो वो रहेंगे बेसिक। अगर C डबल बॉन्ड OH वाला अगर ज्यादा है तो वो रहेंगे एसिडिक। अगर अमीनो और C डबल बॉन्ड OH दोनों बराबर है तो रहेगा न्यूट्रल। और अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है तो ये कौन से हो गए, एरोमेटिक अमीनो एसिड। याद रहेगा, ठीक। क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है। बात समझ में आई ना। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है कि जो अमीनो एसिड है, इन अमीनो एसिड के पास जो दोनों भी ग्रुप है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमेशा आयोनिक फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, आयोनिक। कौन से फॉर्म में चले जाते हैं ये, आयोनिक फॉर्म। यानी कौन सी शक्ल में चले जाते हैं, आयोनिक फॉर्म। ना अब इधर ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इधर ध्यान दो, पहले समझ लो। ये ट्रांसलेशन में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसलिए। अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड की एक अहम खासियत क्या है
कि इनका जो अमाइनो ग्रुप है और इनका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो टूट जाता है। अब ये टूट जाता की जगह बेसिकली वो क्या है कि वो किस शक्ल में चला जाता है, आयोनिक फॉर्म। किस शक्ल में चला जाता है, आयोनिक फॉर्म। आयोनिक फॉर्म का मतलब क्या है, आयन या आयोनिक फॉर्म कब बोलते हैं हम उसको। तो आमतौर पे जब आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि उनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो फिर उनके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस कंडीशन में हम उनको क्या कहते हैं, आयोनिक फॉर्म। क्या कहते हैं उसका, आयोनिक फॉर्म। जैसे इसलिए अब फॉर एग्जांपल यहां देखो इस शक्ल में, यहां पर देखो ये क्या है, H3N पॉजिटिव। यहां पर कोई चार्ज है क्या, नहीं। यहां देखो H3N, यहां पर देखो, यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां था क्या, नहीं। अब यहां देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन यहां कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये जो चेंज हुआ, ये चेंज किसकी वजह से हुआ, ये चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन पीएच। ड्यू टू चेंज इन पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच जो होता है हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है ये, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको बोला जाता है निगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब पीएच बेसिकली क्या होता है, तो पीएच बेसिकली ये हमारे बॉडी की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन चेंज हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, जैसा आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि हमेशा करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दो अलग अलग एंड रहेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो रिपल्शन होगा। तो करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उसके लिए जो आयन्स है उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए जरूरी क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और ये जो कंडीशन मेंटेन करना होती है, ये कंडीशन मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हाइड्रोजन आयन। तो निगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं, पीएच। क्या कहते हैं उसका, पीएच। तो हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच होता है, अब पीएच की दो कंडीशन है। पीएच की कंडीशन क्या है, या तो पीएच क्या रहेगा, एसिडिक, या तो पीएच रहेगा न्यूट्रल, या तो पीएच रहेगा बेसिक। क्या रहेगा पीएच, एसिडिक, या पीएच क्या रहेगा, न्यूट्रल, या क्या रहेगा पीएच बेसिक। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक पीएच स्केल होती है। क्या होती है, पीएच स्केल। उस पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, यहां पर 1 से लेकर 14 नंबर होते हैं। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 14 नंबर, और बीच में होता है 7। बीच में क्या होता है, 7। अब इस पीएच स्केल के हिसाब से अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, कोई महलूल है, उसका पीएच अगर 14 है, 14 है, तो इसका मतलब उसका नेचर क्या है, बेसिक। क्या है, बेसिक। और अगर उसका पीएच 1 है तो उसका नेचर क्या है, एसिडिक। और अगर उसका पीएच 7 है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, ना वो बेसिक है ना एसिडिक है। जैसा आप फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए समझते हैं, अगर आप नींबू जबान पे रखते हैं तो कैसा लगता है आपको, खट्टा लगता है। तो आपको क्या लगता है, तुर्श। आपसे क्या बोलते हैं, तुर्श बोलते हैं, यानी तेजाबी अंदाज में। जैसा आपके घर में क्या है, एसिड है, एसिड होता है नॉर्मली हमारे पास घर में क्लीन करने के लिए हम एसिड यूज करते हैं। वो एसिड अगर हम कहीं जमीन पे डाल दे तो वो एसिड क्या कर देता है, उस जगह को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, जला देता है। तो वो जो एसिड है उसकी एसिडिटी, तेजाबियत बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो जो केमिकल होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, उसका क्या होता है, पीएच। और वो पीएच क्या हो सकता है, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। पानी है, अब पानी पीते आपकी जबान जलती है क्या, नहीं। क्यों नहीं जलती, न्यूट्रल। पानी की कंडीशन क्या है, न्यूट्रल, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो लेवल है, जो उसका पीएच क्या कर रहा है, मेंटेन। अगर वो एसिडिक रहता तो जबान जल जाती।
और ज्यादा तेज नहीं लगता, सीधा जबान ही खत्म हो जाती। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमारे पास एक जो बेसिक चीज को समझना है, यानी ये जो डिस्कशन है ये बहुत अच्छी डिस्कशन है, लेकिन क्योंकि इस डिस्कशन को केमिस्ट्री का टच बहुत जरूरी है जो हमारा अभी बहुत कम है, इसलिए यहां पर सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड हैं उन अमीनो एसिड के अंदर एक खासियत है कि वो पीएच के चेंज होने के साथ किस कंडीशन में चले जाते हैं? आयोनिक फॉर्म। किस फॉर्म में चले जाते हैं? आयोनिक फॉर्म। अब ये जो आयोनिक फॉर्म है ये कौन डिसाइड कर रहा है? पीएच। पीएच मतलब कौन डिसाइड कर रहा है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अमीनो एसिड के अतराफ में ज्यादा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर कम है तो आ जाएगा, अगर ज्यादा है तो आ जाएगा एसिडिक, अगर कम है तो बेसिक, और अगर न्यूट्रल है तब क्या रहेगा? न्यूट्रल चार्ज रहेगा, यानी बराबर का चार्ज रहेगा। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज डिसाइड करेगा कि वो अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड होगा या एसिडिक अमीनो एसिड होगा या न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा, उसके पास कौन सा चार्ज होगा। तो अब अमीनो एसिड के पास चार्ज होने से फायदा क्या है? उसका आयोनिक फॉर्म में होने से फायदा क्या है? तो वो क्या करेगा? फंक्शंस करेगा, काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाइड्रोजन आयन, यानी किसकी है वो? पीएच। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा नहीं समझ में आएगा, मेरे को भी मालूम है, उसका रीजन मैं पहले ही बोल चुका। इसको केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो अगर आपका क्लियर है तो आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हाँ सर ये तुम बोले मतलब वो पानी की शक्ल में मतलब वो बेसिक दे रहे और सर ये जो सर कहते हैं बेसिक की शक्ल, तो सर इसका नंबर तो सर 180, सर इसके अंदर एसिड है, उसका सर नंबर एक ही है ना? नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट में। मैं इमरान का सवाल बड़ा प्यारा रहता इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड पे लेके चले जाता मेरे को, और बाकी लोगों को समझाने में मेरे को हाल हेल्प होती है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जितने भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का अगर हमको पीएच चेक करना है तो पीएच को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। वो 3 कैटेगरी क्या है? हमने कहा कि अगर 1 से लेकर 7 की रेंज है तो वो पीएच क्या रहेगा? एसिडिक। अगर 7 से लेके 14 की है तो वो पीएच क्या रहेगा? बेसिक। और अगर 7 पे है तो हम उस पीएच को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। आप लोगों ने आपके एक्सपेरिमेंट वगैरह में 8, 9, 10 में पढ़ा होगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा मदरसे में, लेकिन इन लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में। लिटमस पेपर वाला याद आ रहा है? तो लिटमस पेपर के ऊपर अगर आपने नींबू का ड्रॉप ऐड किया तो वो जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर क्या होता है? चेंज, बदल जाता है। फिर आप उसको है तो चेक करते हैं पीएच स्केल के साथ, तो आपको मालूम पड़ता है कि इसकी पीएच कितनी है, इसकी एसिडिटी कितनी है ना। तो वो जो पीएच स्केल है, तो वो पीएच स्केल हमको क्या बता रहा है? पीएच स्केल हमको ये बता रहा है कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आपके खाने के लायक है या नहीं है। अगर एसिडिक है तो आप खाएंगे क्या? बेसिक है तो खाएंगे क्या? आपको किस तरह का चाहिए? न्यूट्रल, यानी ना तो आपकी जबान को जला दे ना आपके जबान के टेस्ट को खराब कर दे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है? पीएच होता है, और वो पीएच के अंदर 3 रेंज है। अब हमको बेसिक समझना क्या है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जिसके लिए मैं इसको समझाने के लिए मैं इसको बोल रहा हूं। सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि पीएच की 3 लेवल होती है, एक एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। और ये तीनों लेवल को डिसाइड करने वाला कौन है? हाइड्रोजन आयन, यानी H+ आयन। कौन है? H+ आयन। फिर मैं ये बोल रहा हूं कि ये हाइड्रोजन आयन की वजह से अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है? तो अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है या बढ़ता है तो वो अमीनो एसिड के पास जो अमीनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके अंदर तब्दीली ला लेता है। क्या तब्दीली ला लेगा? या तो वो अमीनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा? अमीनो की वजह।
निगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। और इनके चार्ज की वजह से क्या होगा? वो जो अमीनो एसिड है उसका काम चेंज। अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो कोई और काम करेगा, बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया तो कोई और काम करेगा। बात समझ में आ रही है? सर ये दूसरा सर ये इधर कह दो आयनिक फॉर्म सर उसका सर इधर मतलब टूटना नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टूटना नहीं है, ये क्या है? आयनिक फॉर्म। यानी ये जो अमीनो ग्रुप है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नॉर्मली उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना, चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन आयन अगर चेंज होता है तो उनके ऊपर क्या डेवलप हो जाएंगे? चार्ज। या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या तो डिपेंड करेगा कि पीएच घट रहा है या पीएच बढ़ रहा है, या तो पीएच बेसिक है या तो फिर एसिडिक है। तो इसकी वजह से अमीनो एसिड का क्या चेंज हो जाएगा? फंक्शन, काम। समझा? थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा इमरान, मेरे को मालूम है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। टूट जाना चाहिए तो मतलब जो टूटता है तो आयोनिक फॉर्म उर्दू में वो ही बता रहा है। हाँ, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक फॉर्म। उसका ट्रांसलेशन है आयन सी होना चाहिए था, लेकिन ट्रांसलेशन में उन्होंने क्या लिख दिए? टूटना। अगर आप डिक्शनरी फॉलो करेंगे तो आपको डिक्शनरी के अंदर आयोनिक का जो उर्दू वर्ड है वो आयन ही मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा कि उसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है? चार्ज। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेशन में उसको क्या लिख दिए? टूट जाना। ठीक है? यानी टूट जाना का मतलब ये कि वो दोनों की शक्ल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर। ठीक है ना? इसलिए अगर हम मुख्तलिफ पीएच वाले महलूल में अमीनो एसिड की बनावट, यानी अगर मुख्तलिफ महलूल लेंगे और उसमें अगर हम अमीनो एसिड डालेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? अमीनो एसिड की जो बनावट है वो बी वाली सूरत से बदल जाती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने ये अमीनो एसिड लिए, इस अमीनो एसिड को आपने पीएच, तो उसकी जो शक्ल आएगी वो बी शक्ल आएगी। बी शक्ल आएगी का मतलब क्या है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर किसी अमीनो एसिड पर आ जाता है, यानी उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा बराबर अगर हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ज़्विटर आयन इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? ज़्विटर आयन इफेक्ट। ना वो इधर जा सकता है ना वो इधर जा सकता है, मतलब वो कोई भी परफेक्ट काम। समझ में आया? अगर किसी की वैलेंसी मेंटेन हो जाती है, आप लोगों ने वैलेंसी वगैरह पढ़ा होगा, कोई एटम है ना, मतलब आपकी भूख अगर मिट गई तो आप काम करते क्या? सो जाते। जब तक आपको भूख है तब तक आप क्या करेंगे? भूख की वजह से नींद नहीं आने वाली तो आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं तो बिस्तर पे इधर से उधर लौटते रहेंगे, लेकिन काम करेंगे। का मतलब क्या है कि आपकी जो वैलेंसी है, आपकी जो नीड है वो फुलफिल। तो वैसे ही अगर अमीनो एसिड की नीड, यानी इसको किसकी नीड है? इसको नीड ये कि ये हाइड्रोजन आयन, यानी इसको हाइड्रोजन निकाल देना है। तो अगर इसने हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसके बाद निगेटिव चार्ज आ गया। इसको क्या चाहिए? इसको एक हाइड्रोजन निकाल देना है। यानी यहां पर बेसिकली क्या है? किसके हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने पर उस अमीनो एसिड की साख्त में क्या होगी? तब्दीली। तो अगर उसके पास से अगर अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन चला गया तब भी इसका एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया तो वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के बराबर हो पीएच के चेंज की वजह से, तब हम उस अमीनो एसिड के अंदर इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस खुसूसियत को क्या बोलते हैं? ज़्विटर आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ज़्विटर आयन इफेक्ट। उसके अंदर सर उधर से अल्फा क्यों आया? उधर से अल्फा। अरे यार, इसके स्ट्रक्चर्स का आगे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर ऐड नहीं किए। ठीक है। हाँ इमरान, किस बोल रहे थे? हाँ, ये कोई भी कार्बन जिसके ऊपर दो ग्रुप आकर जुड़ेंगे उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन।
तो अलग अलग नाम है कार्बन के, कार्बन के अलग अलग नाम है। तो जहां पर एक कार्बन और उस कार्बन पे 4 ग्रुप आके जुड़ जाए, चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो उसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब ये आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि बीटा कार्बन किसको कहते हैं, इस तरह से उसकी पूरी एक स्ट्रक्चर है, पूरे साख्त है। ठीक ना, मेरे को ना बुक बताओ, क्योंकि इसमें ये हो गया कि मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ ऐड नहीं किया ना। अगर ऑनलाइन वालों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपके पास अगर बुक है तो 2 मिनट बुक में देखिए। ठीक ना, अगर आप देखेंगे यहां पर अगर अमीनो एसिड देखेंगे, है ना। अच्छा, इसमें भी उन्होंने सिर्फ 3 ही अमीनो एसिड के नाम दिए। मेरे को लगा कि ये नया बुक है क्या ओल्ड है? ठीक है, चलिए कल की स्लाइड में इंशाल्लाह मैं क्या करता हूँ, सारे अमीनो एसिड जितने भी है, हाइड्रोजन आयन ऐड करने पर, जिसके बाद है मीथेन ग्रुप ऐड करने पर, हाइड्रोक्सिन मीथेन ग्रुप ऐड करने पर, एरोमेटिक अमीनो एसिड ऐड करने पर, और फिर 2 अमीनो ग्रुप ऐड होने पर, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होने पर किस तरह से अमीनो एसिड के नाम चेंज होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ 21 अमीनो एसिड, कल उसका पूरा चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ ऐड करने से मेरी एक स्लाइड चूक गई शायद, इसलिए वो रह गया। नाउ अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, वो है लिपिड। वो क्या है, लिपिड। हाँ इमरान, ये अचानक में नहीं आया, अमीनो एसिड खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, वही तो बोल रहा हूं मैं कि मैंने यहाँ 20 अमीनो एसिड ऐड करना था, लेकिन वो रह गया। ठीक है, नाउ अब हम अमीनो एसिड के बाद दूसरा हयातियाती सालमा जिसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, वो कौन है, लिपिड, चर्बी। तो हम क्या कहते हैं कि जो चर्बी होती है, हमको मालूम है जो चर्बी है, जो लिपिड है, वो पानी में हल हो जाती है ना इमरान? हाँ इमरान, चर्बी पानी में हल हो जाती, फिर हल नहीं होती ना। हाँ, तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि जो चर्बी है, जो लिपिड है, वो पानी में हल नहीं होती। इसका मतलब इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल। जो लिपिड होता है वो वाटर में क्या होता है, जो लिपिड होता है वो पानी में कैसा होता है, इनसॉल्यूबल। जिसको हम दूसरे अल्फाज में क्या बोल सकते हैं, इसको गैर हल पसीर। क्या बोल सकते हैं हम उसको, गैर हल पसीर, यानी जो पानी के अंदर हल नहीं होता। शक्कर पानी में डाले तो पिघल जाएंगे, है ना, हल हो जाएंगे, पिघल जाएंगे मतलब हल हो जाएंगे। नहीं तो फिर मेरे को यहाँ बोले गैर पिघल पसीर, है ना, क्या होती है, हल, हल नहीं होती है, गैर हल पसीर होती है। ठीक है ना, वो आम फैटी एसिड ही हो सकते हैं। आम फैटी एसिड मतलब सिंपल फैटी एसिड, क्या हो सकते हैं वो, सिंपल फैटी एसिड। आम फैटी एसिड का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं। अब फैटी एसिड में होता क्या है, तो फैटी एसिड में क्या होता है, फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल, एक क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा क्या होता है, आर ग्रुप। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा क्या होता है, आर ग्रुप। ये हो गया आर, और दूसरा हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब अभी हम लोगों ने लिखा ना, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब, अरे इसको देख के बोलो ना, क्या होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप किसको बोलेंगे, जब C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये हो गया COOH, C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। और दूसरा ग्रुप कौन है, R। तो ये जो साख्त है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, अरे दीवानो, ये यहाँ लिखा ना रे, अभी जो फैटी एसिड है ये किसका स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड। क्या है, अब दोबारा कान खोल के और आंख खोल के इधर बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, लिपिड, चर्बी। तो मैं बोल रहा हूं कि जो चर्बी है, चर्बी किससे बनी हुई है, ये चर्बी बनी हुई है फैटी एसिड,
ये क्या है? सिंपल फैटी एसिड, आम फैटी एसिड। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? तो मैं बोल रहा हूं कि फैटी एसिड के अंदर दो चीजें, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा कौन है? आर ग्रुप। समझा? नो, अब ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप पर कौन जुड़ सकता है? आर ग्रुप पर जुड़ सकता है इथिल, या आर ग्रुप पे कौन जुड़ सकता है? मिथिल, या फिर बहुत सारे कौन जुड़ सकते हैं? CH2 ग्रुप। मतलब क्या बोलते हैं उसको? अल्केन बोलते हैं, अल्कील बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड के सिंगल? हाँ बोलो बोलो। सर डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड? बहुत सारे CH2 क्या होंगे? ग्रुप वहां पर जाके जुड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल कुछ कार्बन है जो कितने हैं? 19 कार्बन। कितने कार्बन है? 19 कार्बन। यानी मतलब ये है कि अगर आप इस R ग्रुप और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर अगर कोई चीज और जुड़ेगी तो वो क्या जुड़ेंगी? CH2 ग्रुप। अब वो CH2 ग्रुप में एक इथाइल भी हो सकता है, यानी C2H5 भी जुड़ सकता है, वो CH3 मिथिल भी जुड़ सकता है, यानी एक कार्बन, दो कार्बन वाला कंपाउंड भी जुड़ सकता है और बहुत सारे कार्बन वाला कंपाउंड भी जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हम किसकी बात कर रहे हैं? 19 कार्बन वाला कंपाउंड वो किस जगह पे जुड़ जाएगा? R की जगह पर। तो इस तरह से हमारे पास जो फैटी एसिड है उनके नाम क्या होते जाएंगे? चेंज। पीछे बताए थे, बोले मतलब आर ग्रुप है, बोले सर उसके अंदर मतलब इथिलिक मतलब एक से इमरान, मैंने वो अमाइनो एसिड में जब आर ग्रुप की बात किया था तो उस वक्त मैंने ये बोला कि अगर आर ग्रुप पे इथिल ऐड होगा या मिथिल ऐड होगा या कोई और ग्रुप ऐड होगा तो अमीनो एसिड के नाम क्या होते जाएंगे? चेंज। मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ग्लाइसिन, मीथेन ऐड होगा तो एलानीन, हाइड्रोक्सी मिथिल ऐड होगा तो सेरीन। याद आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जैसा जैसा आर ग्रुप चेंज होगा तो उसका नाम क्या होता जाएगा? चेंज। तो मतलब ये फैटी एसिड है। अब इस फैटी एसिड का ये कॉमन स्ट्रक्चर है कि कभी भी अगर फैटी एसिड रहेगा तो उस फैटी एसिड के अंदर क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या रहेगा? R। अब इस R को अगर आपने हटाकर वहां पर क्या लेकर आ सकते हैं आप? इथिल ग्रुप। इस R को हटाकर आप क्या ला सकते हैं? मिथिल ग्रुप। इस R को हटाकर आप 19 कार्बन की एक लॉन्ग चेन लाके क्या कर सकते हैं? अब उसके नाम क्या हो गए? बस चेंज होते जाएंगे। सिर्फ कौन सा स्ट्रक्चर सेम रहेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। याद रहेगा? ठीक है। नाउ अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर पाल्मिटिक एसिड, ये जो है ना पाल्मिटिक एसिड, इस पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 16। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है इमरान? कार्बोक्सिल ग्रुप। कॉन्फिडेंस से बोल रहा है यार, क्या डर रहा है? गलत हो गया तो मैं सही करूंगा। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल। और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर कितने कार्बन को जोड़ दिए? 16 कार्बन को जोड़ दिए। अब उसका नाम क्या बन गया? पाल्मिटिक एसिड। क्या बन गया उसका? पाल्मिटिक एसिड। ठीक है। जो क्या होते हैं? कार्बन होते हैं जिनमें क्या होता है? कार्बोक्सिल कार्बन भी होता है, यानी ये कार्बोक्सिल कार्बन है। दूसरा कि एक और है अराकीडोनिक एसिड। कौन है? अराकीडोनिक एसिड। और उस अराकीडोनिक एसिड में कितने कार्बन एटम रहेंगे? 20। तो 16 कार्बन का जो फैटी एसिड है उसका नाम आपने क्या रखा? पाल्मिटिक एसिड। इमरान, 16 कार्बन का, नाम पाल्मिटिक एसिड, 16 कार्बन वाला फैटी एसिड उसका नाम क्या है? पाल्मिटिक एसिड। 20 कार्बन वाला फैटी एसिड उसका नाम क्या है? अराकीडोनिक एसिड। कौन सा डोनिक? क्या नाम है? अराकीडोनिक एसिड। याद रहेगा? कौन से दो नाम पढ़ रहे हैं हमने? पाल्मिटिक और दूसरा अराकीडोनिक। ऐसा हाथ पकड़, ऐसा हाथ कर, तेरे जल्दी से कर। हाँ अब बोल, ये कौन सा है? पाल्मिटिक। और ये कौन सा है? अराकीडोनिक। सर क्या बोलते हैं नहीं बोलने का, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल। हाँ क्या है? पाल्मिटिक। पाल्मिटिक में कितने कार्बन है? 16। और अराकीडोनिक में 20। 16 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? और 20 वाले को? अरे सर बोली मत तू। हाँ 20 कार्बन वाले क्या बोलते हैं? हाँ बोल, अरे बोलना यार, क्या बोलते हैं? अराकीडोनिक। क्या बोलते हैं? याद रहेगा?
अभी अगर इकबाल भाई ने पूछे तो उनको फोन पे बोलना कि आज मैंने 2 फैटी एसिड के नाम याद करा, वो नब्बा। कौन कौन से 2 फैटी एसिड? अराकिडोनिक एसिड और पाल्मिटिक। पाल्मिटिक में कितने कार्बन रहते हैं? 16। और अराकिडोनिक में, और साथ में कौन सा ग्रुप रहता है? हाँ सुफियान, कौन सा ग्रुप रहता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या रहता है? याद रहेगा। तो हमारे पास जो भी चर्बी है, चाहे वो हमारा ऑयल हो, सर को लगाने का तेल, चाहे खाने का तेल हो, चाहे वो घी हो, वो सब क्या है? चर्बी, ऑयल। तो इसका मतलब उनके अंदर कौन सा क्या रहेगा? उनके अंदर फैटी एसिड। और फैटी एसिड की शक्ल क्या है? केमिकल फॉर्म क्या है? आर सी डबल बॉन्ड OH। क्या है? आर सी डबल बॉन्ड OH। अब इसमें सी डबल बॉन्ड OH के साथ क्या होगा? आर चेंज होता रहेगा। अब आर वहां पर मिथिल ग्रुप भी हो सकता है, इथिल ग्रुप भी हो सकता है। मिथिल का मतलब 1 कार्बन, इथिल का मतलब 2 कार्बन, और इससे ज्यादा कार्बन भी वहां आके क्या हो सकते हैं? जोड़ सकते हैं। उसकी बेसिस पे उस फैटी एसिड का नाम क्या होगा? चेंज होगा। 16 रहेंगे तो 16 रहेंगे तो सर पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक। अरे मेरे तरफ नहीं देखने का, इधर देखने का। क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड। और 20 रहेंगे तो अराकिडोनिक। क्या रहेंगे? अराकिडोनिक। इमरान तो एमबीबीएस की क्लास में बैठ गया, कंसिडर कर। अब वो बेचारे का 2 घंटे का लेक्चर है और उसको पढ़ाने का इतनी बड़ी बड़ी किताब है। अभी तो क्या करेगा उसका हाल, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ? करेगा नहीं, अच्छी बात है। मैंने तो उसको डॉक्टर बनाने का एमबीबीएस नीट क्वालिफाई करा दिया मैंने उसको, ऐसा बोल के। उसने सोचा भी नहीं, उन्हें इंशाल्लाह बोल देना चाहिए था। ठीक है ना। अब हम एक और बात बोल रहे हैं कि जो फैटी एसिड है, ठीक है, कुछ फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड आर आल्सो 2 टाइप। फैटी एसिड को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ। एक फैटी एसिड है, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड। क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है सैर शुदा, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अब ये सैर शुदा और गैर सैर शुदा का मतलब क्या, इसको समझ लीजिए। नाउ अगर फैटी एसिड है और फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड हो, उस वक्त हम उनको क्या बोलते हैं? सैर शुदा, या हम उनको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। यहाँ स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर जितने भी कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़े हैं, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और वो फैटी एसिड जिनमें एक या एक से ज्यादा क्या हो जाए? दोहरा बंध, या हम उसको क्या बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं सुफियान? डबल बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड बोल रहे हैं क्या? नहीं, क्या बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहते हैं हम उनको? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये देखो, यहाँ पर है कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर सारे कार्बन जुड़े और बीच में एक क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो गया? टर्न हो गया, टेढ़ा हो गया। ये टेढ़ा होने का मीनिंग क्या है? फैटी एसिड के साथ में अगर थोड़ा सा टेढ़ आ जाए, थोड़ा सा टर्न आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या होता है? उसका नाम चेंज होगा। पहली बार नाम चेंज होगा। हाँ, नाम चेंज होगा। दूसरा, उसकी वजह से उसकी साख भी दिक्कत होगी, साख तब्दील होगी। सर एक जैसा है तो। हाँ सुफियान, कुछ तो भी अजीब दिमाग लगा रहा है, बोल। नहीं, H- तो डबल बॉन्ड होने की वजह से उसकी वैलेंसी मेंटेन करना है, तो आपको हाइड्रोजन तो वो करना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, आपके पास जो लिपिड होते हैं, लिपिड कौन कौन सी 2 शक्लों में होता है आपके घर में? जो अभी फॉर एग्जांपल, हाँ, एक ऑयल, दूसरा घी। घी कैसा होता है? जमे हुआ रहता है ना, सॉलिड रहता है। और ऑयल लिक्विड रहता है। तो ये जो सॉलिड और लिक्विड जो बनने का फॉर्मूला है ना, वो इसमें छुपा हुआ है। अगर उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है तो वो हमेशा कौन सी शक्ल में रहेगा? लिक्विड। कौन सी वाली शक्ल में रहेगा इमरान? लिक्विड, ऑयल की शक्ल में। और अगर उसमें सैचुरेटेड ज्यादा है तो वो जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, ये स्ट्रक्चर की वजह से उनके अंदर वो नेचुरल तब्दीली आती है, जिसको हम आंखों से देखते हैं। और अंदर क्या केमिकल फॉर्मूला चल रहा है, वो ये
बात समझ में आया? तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगे तो उसकी लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, फ्लूइडिटी ज्यादा रहेगी। माय हालत पूछ रहा, क्या समझा? कि लिपिड के अंदर, हाँ हाँ लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो सॉलिड रहेगा। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या रहेगा, एक या ज्यादा डबल बॉन्ड, और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड। समझ में? नाउ अब एक और लिपिड है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइको ग्लाइकोरिल, क्या कहते हैं हम उसको, ग्लाइकोरिल। जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या होता है उसके अंदर? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो एक और लिपिड की साख थी, मतलब हमने कहा कि लिपिड, हमने कहा कि जो फैटी एसिड है, लिपिड है, कुछ लिपिड के अंदर फैटी एसिड जो रहेगा सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा, कुछ में डबल बॉन्ड वाला रहेगा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक और लिपिड होता है जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोरिल एसिड होता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो लिपिड्स हैं उसमें ग्लाइकोरिल या फैटी एसिड दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों होते हैं। अभी यहाँ पर है ना, ये जो ग्लाइकोरिल है ना, बेसिकली उर्दू में गड़बड़ कर दिया वाला है। ये बेसिकली क्या है, हाँ क्या नाम है बच्ची का, क्या है वहां लिखा हुआ इंग्लिश में? ग्लिसरॉल। क्या है वो? ग्लिसरॉल। तब उसने बेचारे ने जो लिखा हुआ है वो क्या लिख दिया उसने, ग्लाइकोरिल। तो उसने क्या किया, उसको बस जैसा उसको टाइप करता आता था वैसा उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि एक और लिपिड है या कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल। क्या होता है उसमें? ग्लिसरॉल। और ये जो होते हैं ग्लिसरॉल, ये क्या होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब इमरान? ट्रिपल। ट्राई का मतलब तीन, प्रोपेन, प्रोपेन अरे फिर ट्रिपल। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा हुआ है तुमने? C3 क्या रहता है प्रोपेन के फॉर्मूले में? C3 क्या रहता है? H7, है ना? पढ़े ना सोहेल सर से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, याद आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये 3 कार्बन वाला जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से। तो ये जो साख्त होती है, ये साख्त, इस साख्त को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल के लिए जो दूसरा नाम है वो क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या नाम है उसका? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों भी चीजें होती है। क्या होती है उसके अंदर? क्या होगा, ग्लिसरॉल। क्या होगा उसमें? ग्लिसरॉल। क्या होगा? ग्लिसरॉल। और साथ में उसके साथ कौन जुड़ा हुआ होगा? फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल ये ग्लिसरॉल है, अब इसके साथ फैटी एसिड कैसा जुड़ेगा? तो यहां पर पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप का लॉन्ग चेन, याद आ रहा है? फिर इस तरह से यहां पर, फिर यहां पर इस तरह से। तो अब क्या हो गया, यहां पर बेसिकली क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल और उसके साथ कौन जुड़ गया, फैटी एसिड। इस तरह से इन्होंने क्या बना दिया, एक नया लिपिड। अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एक ग्लिसराइड के साथ एक फैटी एसिड चेन है, यानी ये दोनों नहीं, ये सिर्फ एक है, तो उसका नाम क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड। अगर उसके साथ दूसरी और एक चेन जुड़ गई तो डाइग्लिसराइड, और उसके साथ 3 जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। और ये जो मोनो, डाई, ट्राई, इन्हें हम क्या कहते हैं, तेल, या इनको हम क्या कहते हैं, चर्बी। तो जो तेल, चर्बी वगैरह हमारे पास मौजूद है वो बेसिकली किसकी वजह से है, वो ग्लिसरॉल और किसकी वजह से है, फैटी एसिड। डीजल, पेट्रोल वगैरह में खुद पढ़ेंगे केमिस्ट्री में,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिपिड मौजूद है, उन लिपिड के अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड, और ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अगर ग्लिसराइड के साथ एक फैटी एसिड की चेन है तो मोनोग्लिसराइड, अगर ग्लिसराइड के साथ दो फैटी एसिड की चेन है तो डाइग्लिसराइड, और अगर ग्लिसराइड के साथ तीन फैटी एसिड की चेन है तो ट्राइग्लिसराइड। और ये जो शक्ल है ट्राइग्लिसराइड वगैरह, हम इनको या तो तेल के नाम से जानते हैं या हम इनको किसके नाम जानते हैं, चर्बी यानी लिपिड के नाम से। तो पूरे लिपिड के स्ट्रक्चर में अभी तक हमने क्या बातें समझे, पहली बात कि जो लिपिड होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, दूसरा कि जो लिपिड होते हैं उनका बेसिक यूनिट कौन है, फैटी एसिड, तीसरा कि जो फैटी एसिड होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए थे, कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप। आर ग्रुप चेंज हो सकता है, आर ग्रुप की जगह एक कार्बन भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, कई सारे भी आ सकते हैं। तो हमने दो एग्जांपल पढ़े, अगर 16 है तो पाल्मेटिक, 20 है तो अराकिडोनिक, याद है। फिर हमने कहा कि यहां पर जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है, वो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन में हर कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो वो बनेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर दो बॉन्ड आते हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर हमने कहा कि यहां पर सिर्फ फैटी एसिड नहीं होता बल्कि इसके साथ एक और ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं ग्लिसरॉल। अगर ग्लिसरॉल जो है तो ये ग्लिसरॉल की साख्त अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन का ये कंपाउंड है और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर हम ये कह रहे हैं कि OH, अगर कार्बन नंबर 1 के OH के ऊपर एक फैटी एसिड आके जुड़ता है तो मोनोग्लिसराइड, फिर उस ग्लिसराइड के 2 कार्बन पे 2 फैटी एसिड आके जुड़ते हैं, डाइग्लिसराइड, और अगर तीनों कार्बन पे 3 फैटी एसिड आके जुड़ते हैं तो क्या नाम बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। याद रहेगा, घर जाइए आराम से इसको एक बार और पढ़िए, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है अलग अलग ना, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, कल हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए तो क्या होगा, इससे आगे की बहुत सारी बातें वो समझ में आने लगेंगी। हाँ ठीक, चलिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कर लेंगे। हाँ